नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। मैं हूं रमा त्यागी। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे तमाम बड़ी खबरों की, बताएंगे आपको संसद के मॉनसून सत्र के बारे में क्या कुछ रहेगा खास। इसके साथ ही ये भी बताएंगे कि पश्चिम बंगाल में 3 आपराधिक कानूनों पर लगातार क्यों चल रही है तनातनी और क्यों सुरक्षित नहीं है पश्चिम बंगाल महिलाओं के लिए। इसके साथ ही हम ये भी बताएंगे कि मौसम देश भर में किस तरह से बन रहा है, कहीं राहत तो कहीं आफत। इसके साथ ही बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय खबरों की भी, नजर डालेंगे अर्थ जगत और खेल जगत पर भी। लेकिन शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइंस के साथ। मॉनसून सत्र में आपदा प्रबंधन कानून में संशोधन समेत 6 विधेयक पेश करेगी सरकार। 23 जुलाई को पेश होगा केंद्रीय बजट। नीट यूजी मामले में कार्रवाई तेज। रांची रिम्स की मेडिकल छात्रा सीबीआई की हिरासत में। नीट यूजी पेपर लीक मामले में सॉल्वर गैंग पर दबिश के बाद कुछ और खुलासे की उम्मीद। माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में आई तकनीकी खराबी। दुनिया भर में विमानन सहित कई सेवाएं बाधित। भारत में भी टिकट बुकिंग से लेकर चेक इन रुकी। यूपी में गोंडा के पास हुए ट्रेन हादसे के बाद ट्रैक दुरुस्त करने का काम जारी। आज शाम तक रेल यातायात शुरू होने की उम्मीद। हादसे में 4 लोगों की मौत। डोनाल्ड ट्रंप ने स्वीकारी रिपब्लिकन पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी। वहीं ओबामा ने बाइडेन के दोबारा चुनाव लड़ने पर जताई चिंता। आरक्षण के खिलाफ बांग्लादेश में नहीं थम रहा हिंसक झड़पों का दौर। अब तक 19 लोगों की मौत। कई हिस्सों में इंटरनेट सेवा बंद। सरकारी नौकरियों में आरक्षण खत्म करने की मांग। तेलंगाना, महाराष्ट्र और कर्नाटक समेत देश के दक्षिण पश्चिम राज्यों में बारिश की चेतावनी। केरल के वायनाड, कन्नूर और कासरगोड में बारिश का रेड अलर्ट। असम में बाढ़ की स्थिति में लगातार सुधार। जलमग्न जिलों की संख्या घटकर 13 हुई। और खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन कीर्ति पहल के दूसरे चरण का शुभारंभ। पहले 100 दिन में गांव से लेकर शहर के 1 लाख युवाओं की प्रतिभा की होगी पहचान। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में तकनीकी खराबी आ गई है। दुनिया भर में विमान चालन सहित कई सेवाएं बाधित हो गई हैं। माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में तकनीकी खराबी और इससे विमान चालन सेवाओं में बाधा आई है। भारत में भी टिकट बुकिंग से लेकर चेक इन सिस्टम बंद हो गया है। तो दुनिया भर में विमानन सहित कई सेवाएं बाधित हो गई हैं और भारत में भी टिकट बुकिंग से लेकर चेक इन प्रभावित हुआ है। माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में कुछ खराबी आ गई है और इसी वजह से तमाम मुश्किलें हो रही हैं। माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में आई तकनीकी खराबी की वजह से और दुनिया भर में जो विमानन सेवाएं हैं वो इससे बाधित हो रही हैं, प्रभावित हो रही हैं और इसका असर जो है भारत में भी पड़ा है और भारत में भी टिकट बुकिंग से लेकर चेक इन प्रभावित इससे हुए हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में कुछ तकनीकी खराबी आ गई है। अजय मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, क्या कुछ जानकारी इस बारे में आपके पास? देखिए, इस पूरी दुनिया में इसको ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ के तौर पर देखा जा रहा है। जब माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में कुछ घंटे पहले खराबी शुरू हुई। इसमें स्पष्ट तौर पर जब आप किसी भी सिस्टम को इनिशिएट कर रहे हैं तो वो बार-बार रीस्टार्ट होने की कोशिश कर रहा है। जैसा कि आप जानते हैं, माइक्रोसॉफ्ट के जो सर्वर्स हैं, अटलांटा एयरलाइंस सहित बहुत सारे, फ्रंटियर एयरलाइंस सबसे पहले प्रभावित हुआ था। इसमें माइक्रोसॉफ्ट 365 आउटेज के तौर पर इसे देखा जा रहा है। एक्स पर जो पोस्ट किया है माइक्रोसॉफ्ट ने, उसके मुताबिक वो हाईएस्ट प्रायोरिटी के तौर पर इसे ले रहे हैं और उन्होंने ये स्पष्ट तौर पर कहा है कि हम इसको जल्दी से जल्दी इस पूरी परेशानी को किसी दूसरे सर्वर पर शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। कितना समय लगेगा ये कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये माइक्रोसॉफ्ट का ये कहना है कि
वो फोकस्ड कर रहे हैं और इस पूरे ट्रैफिक को जो भी इम्पैक्ट हुआ है उसको रीडायरेक्ट करने का कोशिश कर रहे हैं हेल्दी सिस्टम्स की ओर में, यानी अल्टरनेट सिस्टम्स जो अल्टरनेट सर्वर्स हैं माइक्रोसॉफ्ट पे, उस पर फोकस करने की कोशिश की जा रही है, शिफ्ट करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ऐसा हो पाएगा कब तक तो कहना मुश्किल है। लेकिन एयरलाइंस जो कि माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर पर चलती हैं उसमें कुछ आउटेज की खबरें मिल रही हैं। भारत में भी कुछ एयरलाइंस ने ये ट्वीट करके कहा है कि जो यात्री हैं वो समय पर जाएं, और क्योंकि चेक इन में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। कब तक ये हो पाएगा थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन विंडोज क्रैश कर रही हैं और सभी लोग पूरी दुनिया में ये क्राइसिस फेस कर रहे हैं कि जब भी आप माइक्रोसॉफ्ट किसी भी 365 के नए जो सर्वर है उसको आप एक्सेस करने का कोशिश कर रहे हैं या फिर अपने सिस्टम को स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो फिर से वो रीस्टार्ट करने की कोशिश कर रहा है और बार बार वो रीस्टार्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो ब्लू डेथ स्क्रीन जिसको कहा जा रहा है, ये एक बड़ी खबर है जो तकनीकी तौर पर बहुत सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चरल सिस्टम्स हैं उसको प्रभावित कर रहा है। जी अजय, ये भी पूछना चाहेंगे विमान चालन से अलावा कौन सी ऐसी सेवाएं हैं जिससे जो इस तकनीकी खराबी से प्रभावित हो रही हैं? एक बार सवाल फिर से दोहराएं अमा। विमान चालन से अलावा और कौन सी ऐसी सेवाएं हैं जो कि प्रभावित हो रही हैं? तो ये विमान चालन एक प्रायोरिटी सर्विसेज हैं जो कि प्रभावित हुई है, और फ्रंटियर एयरलाइन जो अमेरिका में है, सेंट्रल अमेरिका में, वहां से इसकी शुरुआत हुई, जो कि अभी दुनिया के दूसरे देशों में जो भी माइक्रोसॉफ्ट 365 का इस्तेमाल करते हैं वहां पर प्रभावित होती हुई नजर आ रही है। लेकिन ये माइक्रोसॉफ्ट के यूजर्स पूरे वर्ल्ड वाइड में जहां पर भी हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं। केवल एयरलाइन तक नहीं है, ये पर्सनल यूसेज पर भी जो एक्स पर पोस्ट कर रहे हैं, जितने भी व्यूअर्स हैं स्पष्ट तौर पर ये कह रहे हैं कि आपकी जो डिवाइस है इट हैज रन इनटू अ प्रॉब्लम एंड नीड्स टू रीस्टार्ट। यही बार बार मैसेज आ रहा है, ब्लू स्क्रीन बार बार आ रही है। वो कह रहे हैं कि हम इस एरर को रेक्टिफाई करने का कोशिश कर रहे हैं, और जो सिस्टमिक तौर पर जो माइक्रोसॉफ्ट इस वक्त बयान दे रहा है, जो मैं देख पा रहा हूँ, उसमें उन्होंने यही कहा है कि हम इसको जल्दी से जल्दी इसको टैकल कर रहे हैं, उसको हाईएस्ट प्रायोरिटी के तौर पर देखा जा रहा है। इन्वेस्टिगेटिंग एन इशू इम्पैक्टिंग यूजर्स एबिलिटी टू एक्सेस माइक्रोसॉफ्ट 365 एप्स। तो ऐप केवल एक ही नहीं है, बहुत सारे डिग्रेडेड स्टेट में जो ऐप्स हैं, रिमेनिंग ऐप्स पर इसका क्या असर पड़ता है उसको भी माइक्रोसॉफ्ट देख रहा है। तो ये केवल एक ऐप प्रभावित नहीं हुआ है, और उस ऐप की वजह से अगर कोई सामान्य व्यक्ति भी उन 365 ऐप, जैसे आप अपने मोबाइल फोन में पावर पॉइंट के लिए या फिर ऑफिस के लिए यूज कर रहे हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट का पूरा जो पैकेट है उस पर असर पड़ा है। और वो ये कह रहे हैं कि रीरूट करने का कोशिश कर रहे हैं जो भी ट्रैफिक है अल्टरनेट सिस्टम्स की तरफ, जो कि इसको जल्दी से जल्दी इसमें जो परेशानी आ रही है उसका कोई हल निकाला जा सके। बिल्कुल, माइक्रोसॉफ्ट का इस बारे में क्या कहना है, और जब इस तरह की सेवाएं प्रभावित होते हैं तो क्या कुछ ऑप्शंस भी होते हैं अजय? तो बिल्कुल माइक्रोसॉफ्ट यही कह रहा है कि हम इसको हाईएस्ट प्रायोरिटी के तौर पर ले रहे हैं, हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ, और इसमें कोई भी जो दूसरे ऐप्स हैं इस पर इसका प्रभाव न पड़े, उसको हम देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक ऐप कई सारे ऐप्स के साथ जुड़े होते हैं। माइक्रोसॉफ्ट 365 एक ऐप्स का बुके है, और बहुत सारे ऐप्स प्रभावित ना हो इसके लिए कोशिश की जा रही है। तो जो आधिकारिक बयान उनका आया है एक्स पर, उन्होंने यही कहा कि जो दूसरे सर्विसेज इम्पैक्ट हो रही हैं जल्दी से जल्दी इम्पैक्ट ना हो, कैसे आप इसके इम्पैक्ट को और कम से कम कर सकते हैं। उनका ये कहना है कि सर्वर्स को थोड़ा सा कोशिश की जा रही है कि अल्टरनेट सर्वर्स पर इसको शिफ्ट किया जाए, और जल्दी से जल्दी जो परेशानी आ रही है ऐप्स को लेकर के उसको दूर किया जाए। पर इसमें कितना वक्त लगेगा अभी तक नहीं स्पष्ट हो पा रहा है। यूजर्स के लगातार कमेंट्स जो हैं वो एक्स पर आ रहे हैं, और पूरी दुनिया में एक तरह से आउटेज ये दिखाई दे रहा है कि विंडोज क्रैश हो रहे हैं, और पूरी दुनिया में लोग इसको फेस कर रहे हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट डाउन इस तरह के मैसेजेस ऑल ओवर द एक्स इस वक्त कर रहे हैं, और कोई भी अगर विंडोज 11 लैपटॉप पे भी कोशिश कर रहा है खोलने की, तो वो क्रैश कर रहा है। तो ये सभी लोग एक दूसरे से सवाल कर रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कि क्या सिर्फ उनके साथ ऐसा हो रहा है या उनके सभी साथियों के साथ भी हो रहा है। तो ये सभी लोग ये कह रहे हैं कि पूरी दुनिया में इसका असर देखा जा रहा है, और विंडोज आउटेज और माइक्रोसॉफ्ट और विंडोज क्रैश इस वक्त ट्रेंड करते हुए नजर आ रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट नंबर 1 ट्रेंड बना हुआ है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। बिल्कुल, एक सवाल और बनता है अजय कि ये एक सामान्य तकनीकी खराबी हो सकती है या इसकी कोई और वजह भी हो सकती है?
नहीं, बिल्कुल ये सर्वर प्रभावित हुआ है। सर्वर के साथ किसी तरह की छेड़छाड़ भी हो सकती है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते, या फिर ये इंटरनल सिस्टम है, सिस्टमिक फेल्योर है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। ये एक इन्वेस्टिगेशन का विषय है। कंपनी इसी बात का इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि क्या ये उसके इंटरनल सिस्टम्स में फेल्योर है, या फिर एक्सटर्नल फोर्सेस ने कुछ कोशिश की है उसमें उसमें कुछ किसी तरह से गड़बड़ी फैलाने की। तो अभी तक इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। सिर्फ ये कह रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन हम करने की कोशिश कर रहे हैं, और फिलहाल के लिए इस सर्वर को एक अल्टरनेट रूप देने की कोशिश की जा रही है, जिससे कि कम से कम जो फौरी तौर पर नुकसान हो रहा है उससे अपने यूजर्स को बचाया जा सके। लेकिन इन्वेस्टिगेशन अभी इस बात पर नतीजे पे नहीं पहुंची है कि क्या ये इंटरनल माइक्रोसॉफ्ट की टेक्निकल फॉल्ट की वजह से इस तरह के सर्वर में दिक्कत आ रही है, या फिर कोई एक्सटर्नल अटैक है। बिल्कुल अजय, हम अपने दर्शकों को बता दें कि माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में खराबी आ गई है और इससे विश्व भर में विमान चालन सहित कई सेवाओं पर असर पड़ा है। माइक्रोसॉफ्ट की क्लाउड सेवाओं के ठप होने की वजह से ये समस्या पैदा हुई है। भारत में भी विमान चालन सेवाएं प्रभावित हैं। इंडिगो, आकाशा एयर और स्पाइस जेट एयरलाइंस सहित विभिन्न विमानन कंपनियों को अपने संचालन में भारी कठिनाई आ रही है। दुनिया के कई एयरपोर्ट्स पर वेब चेक इन में समस्या आ रही है। मुंबई, बेंगलुरु, दिल्ली सहित देश के कई एयरपोर्ट्स पर यात्रियों को परेशानी हो रही है। तो जो इससे संबंधित जो ऐप हैं, कनेक्टेड ऐप हैं, उनमें भी कई परेशानियां आ रही हैं। दुनिया भर में लोगों को इस परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में जो खामी आई है, दुनिया भर में विमानन सहित कई ऐसी सेवाएं हैं जो कि बाधित हो गई हैं, और भारत में भी टिकट बुकिंग से लेकर चेक इन इसमें प्रभावित हुए हैं, और इसका प्रभाव जो है दुनिया भर में देखने को मिल रहा है। माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में तकनीकी खराबी आई है। हालांकि अभी इसमें जांचा जा रहा है कि ये खराबी की वजह क्या है और क्या कुछ इसका ऑल्टरनेट दिया जा सकता है। कंपनी की तरफ से ये कहा गया है, लेकिन फ़िलहाल दुनिया भर में विमानन सहित कई सेवाएं बाधित हैं। और भारत की अगर बात करें तो टिकट बुकिंग से लेकर चेक इन प्रभावित इससे हुआ है। माइक्रोसॉफ्ट सर्वर में जो तकनीकी खराबी आई है उसकी वजह से दुनिया भर में असर पड़ रहा है। विशेषकर जो विमानन से संबंधित सेवाएं हैं वो प्रभावित हो रही हैं, उनका चालन, और इसके साथ ही एयरपोर्ट्स पर काफ़ी परेशानी का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। और इसके साथ ही इससे संबंधित जो अन्य ऐप्स हैं वो भी, उन पर भी प्रभाव पड़ा है, और कई तरह की जो दिक्कतें हैं दुनिया भर में लोगों के सामने आ रही हैं। माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में जिस तरह की ये तकनीकी खराबी आई है उसे देखते हुए, और जो इसकी जांच है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से ये कहा गया है कि लगातार की जा रही है, सर्वर को ठीक करने का काम भी जारी है, लेकिन फ़िलहाल इसकी वजह से दुनिया भर में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, और भारत समेत कई देशों में विमान सेवाएं प्रभावित हुई हैं। और अब बात करेंगे संसद के सत्र की। 2 दिन बाद शुरू हो रहे मानसून सत्र में सरकार 6 नए विधेयक पेश करने की तैयारी में है। लोकसभा अध्यक्ष ने कार्य मंत्रणा समिति का गठन किया है। सदन में आपदा प्रबंधन कानून में संशोधन समेत 6 नए विधेयक पेश किए जाएंगे। इसके अलावा वित्त विधेयक भी पेश होगा। अन्य विधेयकों में भारतीय वायुयान विधेयक 2024, बॉयलर विधेयक, कॉफी संवर्धन और विकास विधेयक और रबर संवर्धन और विकास विधेयक भी इसमें शामिल है। आपको बता दें कि मानसून सत्र 22 जुलाई से शुरू होकर 12 अगस्त तक चलेगा। मंगलवार 23 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण केंद्रीय बजट पेश करेंगी। तो काफ़ी अहम ये सत्र। हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र जुड़े हुए हैं और ज़्यादा जानकारी के साथ। तो शैलेंद्र से हम बात करेंगे, लेकिन बता दें कि 22 जुलाई से 12 अगस्त तक ये सत्र चलेगा और 23 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। तो अपने आप में काफ़ी अहम है क्योंकि 6 विधेयक इसमें पेश होंगे। वित्त विधेयक भी पेश किया जाने वाले जो विधेयक हैं उनमें शामिल है। और लोकसभा अध्यक्ष ने कार्य मंत्रणा समिति का गठन किया है। मानसून सत्र 6 विधेयक इसमें पेश होंगे। आपदा प्रबंधन कानून में संशोधन संबंधी विधेयक सदन में पेश होगा, तो 6 विधेयक इसमें पेश होंगे और काफ़ी महत्वपूर्ण ये सत्र है। भारतीय वायुयान विधेयक 2024 भी सरकार इसमें लेकर आएगी। रबर संवर्धन और विकास विधेयक भी पेश होगा। संसद का मानसून सत्र
बेहद अहम सत्र, बॉयलर विधेयक और काफ़ी संवर्धन और विकास विधेयक भी पेश होगा। और हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ज़्यादा जानकारी के साथ। शैलेंद्र, अगर बात करें मानसून सत्र की, अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है और जो नए एमपीज़ चुनकर आए हैं, पूर्ण सत्र उनकी शपथ ग्रहण के बाद, और साथ ही बजट को लेकर भी ये काफ़ी अहम हो जाता है। क्या कुछ जानकारी आप देंगे? देखिए, 18वीं लोकसभा का ये दूसरा सत्र है और पहले सत्र में हमने देखा था कि नवनिर्वाचित लोकसभा के सांसदों का शपथ ग्रहण हुआ था। उसके बाद राष्ट्रपति का भाषण और उस पर चर्चा हुई थी दोनों सदनों में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवाब दिया था। कार्यमंत्रणा समिति जो होती है, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी लोकसभा की, वो हर हफ्ते उसकी बैठक होती है जब सत्र चलता है, और उस हफ्ते क्या कामकाज होने वाला है उस पर एक सहमति बनती है सत्ता और विपक्ष के सदस्यों के बीच कि कौन सा एजेंडा सरकार लेकर सामने आ रही है, विपक्ष क्या किन मुद्दों को सामने रखना चाह रहा है। उसकी बैठक आमतौर पर आप देखें तो सत्र के शुरुआत के पहले दिन 10 बजे होती है। बीच में भी शुक्रवार को बैठक बुलाई जाती है, अगले हफ्ते क्या एजेंडा होगा। ये इसलिए महत्वपूर्ण है जिससे तमाम सदस्यों के बीच, जो अलग अलग दलों के जो नेता सदन हैं, उनके बीच एक एजेंडा को लेकर एक सहमति हो कि किन मुद्दों पर सदन के दौरान कामकाज आगे बढ़ना है। 6 विधायी कामकाज, 6 विधेयक सरकार लोकसभा में रखना चाहती है इस बजट सत्र में। ये दिखाता है कि दूसरे ही सत्र से सरकार विधायी एजेंडे को आगे बढ़ाना चाहती है। हम सब जानते हैं कि सबकी नजरें आम बजट पर है। बजट पर पेश होने के बाद उस पर चर्चा भी होती है दोनों सदनों में। उसके बावजूद अगर सरकार 6 विधेयकों को लोकसभा में रखना चाहती है इसी सत्र में जो सत्र आने वाला है, तो ये सरकार के उस कमिटमेंट को दर्शाता है कि वो विधायी कामकाज को तेजी से आगे बढ़ाना चाहती है। और ये वो विधेयक है जिन पर सत्ता और विपक्ष के बीच कोई ज्यादा मतभेद नहीं है। यानी एक तरह से देखें तो सरकार ये मान के चल रही है कि उन विधेयकों को पारित कराने में विपक्षी दलों का भी सहयोग मिल सकता है। अब देखना होगा कि बजट सत्र में क्या कोई मुद्दों पर टकराव होता है या फिर सहमति रहती है। बिल्कुल, बजट पर भी सबकी निगाहें बनी हुई हैं शैलेंद्र, और बेहद महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है। बेशक ये दूसरा सत्र है, लेकिन जो इसे पूर्णकालिक अगर सत्र कहें तो पूर्णकालिक ये पहला सत्र होगा, तो सबकी निगाहें इस पर बनी हुई हैं। जी देखिए, निश्चित तौर पर इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण सत्र हो जाता है कि 18वीं लोकसभा के गठन के बाद सबकी नजरें रहती हैं जो पूर्णकालिक बजट अब आने वाला है। और जैसे ही सत्र की शुरुआत होगी, दूसरे ही दिन हम जानते हैं कि बजट पेश होगा। आम बजट पर सबकी निगाहें इसलिए होंगी क्योंकि क्या कुछ आम जनता को मिलने वाला है। सरकार जो आगे का दृष्टिकोण है वो एक तरह से बजट पे सामने आएगा। हम जानते हैं कि अलग अलग सेक्टर्स की उम्मीदें होती हैं और बजट सत्र का जो पहला चरण होता है उसमें सभी की निगाहें बजट पर ही टिकी होती है कि सरकार के पिटारे में कौन कौन सी राहत है या फिर कौन कौन सी योजनाओं में अधिक पैसा आने वाला है। तो निश्चित तौर पर सभी की निगाहें होंगी कि निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री बजट में क्या कुछ ऐलान करने वाली है। और जानते हैं कि उसके लिए बहुत उत्सुकता से न केवल पत्रकारों को बाकी लोगों को इंतजार रहता है, बल्कि देश भर के लोगों को इस बात का इंतजार रहता है कि बजट में क्या कुछ मिलने वाला है। तो निश्चित तौर पर उसकी एक दिशा भी दिखेगी जब हम देखेंगे कि बजट सत्र में चर्चा होगी। उसमें एक विस्तार से सरकार की नीतियों के बारे में, बजट के बारे में सत्ता पक्ष से तमाम सदस्य बोलेंगे, विपक्षी दल भी अपनी बात रखेंगे। तो निश्चित तौर पर जो ये आगामी बजट सत्र है वो बहुत महत्वपूर्ण है। उससे ठीक एक दिन पहले 21 जुलाई को सरकार ने सर्वदलीय बैठक भी बुलाई है तमाम दलों के जो नेता सदन है उनकी, जिससे कि बजट सत्र के दौरान एक आम सहमति बनाई जा सके सदन को सुचारू रूप से चलाए जाने को लेकर। बिल्कुल, आप नजर बना रखिए। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। और मिड डे प्राइम में आगे बढ़ने से पहले लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH जल्दी करो यार, प्लीज जल्दी। दूसरा कोई मैच है क्या? ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके। हाँ यार, उम्र होने पर कभी कभी मदद तो लगती है, पर बैंकिंग में नहीं। वैसे भी RBI कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं और आप बैंक नहीं जा सकते तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर। सीनियर सबसे पहले। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
चुटकुला समझ नहीं आया? समझ तो ये नहीं आता कि खेत धान का या खरपतवार का। तो इसमें समझना क्या है दोस्त? ले आओ धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट ग्रीन लेवल, IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का ग्रीन लेवल, धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। नीट यूजी पेपर लीक केस में सीबीआई ने रांची स्थित मेडिकल कॉलेज रिम्स की फर्स्ट ईयर की छात्रा सुरभि कुमारी को हिरासत में लिया है। सुरभि को इस सॉल्वर गैंग का सदस्य बताया जा रहा है, जिसने लीक हुए प्रश्न पत्र का उत्तर तैयार किया था। सीबीआई की टीम ने कल देर शाम पूछताछ के बाद हिरासत में लिया। एजेंसी ने छात्रा के बारे में रिम्स के स्टूडेंट्स वेलफेयर डीन डॉक्टर शिवप्रिय से भी जानकारी ली है। इस केस में रांची के कुछ और मेडिकल सीबीआई जांच के मेडिकोज जो हैं वो सीबीआई जांच के दायरे में आ सकते हैं। सीबीआई ने सॉल्वर गैंग से जुड़े पटना एम्स के 4 मेडिकल छात्रों को गुरुवार सुबह गिरफ्तार किया था। इसके बाद गैंग के अन्य सदस्यों के बारे में सुराग मिले। रिम्स के जिस छात्रा को एजेंसी ने हिरासत में लिया है वो रामगढ़ के जिले के आरा की रहने वाली है। और अब आपको सीधे भाजपा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ले चलते हैं। कोर्ट का वीडियो सामने निकल कर आया है। ये डोमजूर हौरा से वीडियो आया है और हौरा वही जगह है जहां पर पश्चिम बंगाल का स्टेट सेक्रेटेरिएट स्थित है, जहां पर ममता बनर्जी का आना जाना लगा रहता है। संदेश खाली, चोपड़ा, उत्तर दिनाजपुर, आपको याद होगा वो तस्वीरें किस प्रकार से जेसीबी ताजमुल तालिबानी तरीके से पीट रहा था एक महिला और एक व्यक्ति को। उसके बाद कूच बिहार, जहां पर एक महिला, मुस्लिम महिला को निर्वस्त्र किया गया। अरियादाहा, जहां पर एक और इस प्रकार की पिटाई की गई महिला की। कोलकाता, और उसके बाद अब हावड़ा की ये तस्वीरें, ये जो बेरहमी से पिटाई की गई और उसके बाद एक महिला के सिर पर धार धार कैंचियों से वार करते हुए उसके बाल काटे गए, ताकि केवल उस महिला को नहीं, पश्चिम बंगाल की सभी महिलाओं को एक तालिबानी संदेश जा सके। और इस कृत्य के पीछे अबुल, महबूबुल्ला, अरबाज और इसके साथ साथ और कुछ 5-6 लोग थे। ये जो शरिया प्रेरित तालिबानी कोर्ट्स आज ये पश्चिम बंगाल में लगातार उसके उदाहरण हमें दिखाई देते हैं। और ये प्रत्येक दिवस की घटनाएं आम बन चुकी है कि इस प्रकार के कैंगरू कोर्ट या शरिया इंस्पायर्ड तालिबानी कोर्ट पश्चिम बंगाल में लगते हैं, जहां पर महिलाओं के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया जाता है, ये आपके सामने है। और आज एक बात तो स्पष्ट है कि ऐसे शरिया कानून के तहत तालिबानी कोर्ट को चलाने वाले और महिलाओं का उत्पीड़न, महिलाओं के साथ प्रताड़ना करने वाले अपराधियों को तृणमूल कांग्रेस और ममता दीदी की सरकार का संपूर्ण समर्थन प्राप्त है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब चोपड़ा, उत्तर दिनाजपुर में ये तालिबानी घटना सामने आई तो टीएमसी के एक विधायक ने कहा कि ये तो बात सामान्य है क्योंकि मुस्लिम राष्ट्र में ये होते रहता है। उन्होंने तो महिला को ही कैरेक्टरलेस कह दिया था, उसके ऊपर कोई कार्रवाई सख्त तरीके से की नहीं गई। उसके बाद आपने देखा होगा कि संदेश खाली में जहां पर हिंदू महिलाओं का बलात्कार किया गया, वहां पर जो मुख्य अपराधी और आरोपी शाहजहां है, उस शाहजहां को बचाने के लिए पश्चिम बंगाल की पुलिस और सरकार ने हर संभव कदम उठाया। यहां तक कि अभी कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि एक शाहजहां को बचाने के लिए पूरी पश्चिम बंगाल की सरकार इतनी आमादा क्यों है। हमने देखा कि महुआ मोइत्रा का भी जो अपमानजनक ट्वीट आया था राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा के विषय में, उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। और इसीलिए चाहे हावड़ा हो, चाहे कूच बिहार हो, चाहे संदेश खाली हो, चाहे चोपड़ा हो, इन घटनाओं के बाद ये साफ साफ कहा जा सकता है कि पश्चिम बंगाल में आज मां माटी मानुष वाली सरकार नहीं, बल्कि टीएमसी तालिबानी मुझे चाहिए की सरकार है और तुष्टीकरण मुझे चाहिए की सरकार है। और इसीलिए ये सारे अपराधी जो इस प्रकार के तालिबानी फैसले सुनाते हैं और उसे अमल करने के लिए इस प्रकार के शरिया इंस्पायर्ड कोर्ट से तालिबानी न्याय देते हैं, उन पर ना कोई कार्रवाई होती है
और उनके सारे तार तृणमूल कांग्रेस की सरकार और नेताओं के साथ जुड़ते हैं। ऐसी ही एक घटना हमने देखी है कि किस प्रकार से तेलंगाना में भी सामने आई है। ये तेलंगाना की घटना है और एक तेलंगाना में भी महिला किस प्रकार से इलेक्ट्रिक पोल के साथ बांधी गई है। इस महिला का अपराध केवल इतना है कि ये गरीब महिला है और दिन दहाड़े इस महिला की पिटाई की गई उसी तालिबानी तरीके से। इस बार राज्य था तेलंगाना। इसका मतलब जहां पर भी इंडी अलायंस की सरकार है वहां ऐसे तालिबानी कृत्यों को अंजाम देने वाले तमाम उन अपराधियों को खुली छूट दी जाती है और महिला अधिकारों का गला घोटकर महिला उत्पीड़न को वहां पर अंजाम दिया जाता है। पर दुख की बात यह है, चाहे पश्चिम बंगाल हो चाहे तेलंगाना हो, इस पर सेक्युलर सन्नाटा है उन लोगों का जिनका ध्येय या जिनका मोटो है लड़की हूं लड़ सकती हूं। और आज इसीलिए सवाल यह बनता है कि ये जो घटना सामने आई है हावड़ा की, उस पर प्रियंका वाड्रा जी का क्या वक्तव्य है? उस पर राहुल गांधी जी ने अभी तक कोई स्टेटमेंट क्यों नहीं दिया? क्या राहुल गांधी जी इस महिला से मिलने जाएंगे जिसको इस प्रकार से प्रताड़ना की गई है? चोपड़ा की घटना सामने आई, उस पर कांग्रेस पार्टी खामोश रही। संदेश खाली पर कांग्रेस पार्टी खामोश रही। स्वाति मालीवाल पर कांग्रेस पार्टी खामोश रही। और आज इतनी बड़ी घटना जो हावड़ा में सामने निकलकर आई है और तेलंगाना से भी आई है, उस पर भी कांग्रेस पार्टी क्यों खामोश है? आज प्रियंका वाड्रा, प्रियंका चतुर्वेदी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, खड़गे जी, इनको चुप्पी तोड़नी चाहिए। अभी हमने देखा कुछ दिन पहले महिला सशक्तिकरण के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा फैसला भी सुनाया। ये फैसला तब सुनाया गया जब इसी सरकार, कांग्रेस की सरकार ने, जब सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला लिया था तो कट्टरपंथियों के सामने नतमस्तक होते हुए, महिला अधिकारों का गला घोटते हुए उस सरकार ने फैसले को पलटा था। आज जब सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया तो जय संविधान करने वाले राहुल गांधी ने ना इसका स्वागत किया, ना AIMPLB जिसने इस फैसले के खिलाफ जाने का निर्णय लिया है उसका खंडन किया। आज मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी जी से कि केवल संविधान हाथ में पकड़ने से कुछ नहीं होगा। यदि आप संविधान के शब्दों से, संविधान के जो बातें हैं उससे पूरी तरह से इत्तेफाक रखते हैं तो पश्चिम बंगाल में जो हुआ है, क्या इस संविधान के साथ खड़े हुए लोग हैं या इस संविधान के खिलाफ हुआ है? जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उसके ऊपर आपने एक भी टिप्पणी नहीं की। उल्टा जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो सभी लोग इंडी अलायंस के साथी हैं। तो आज राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा को बताना चाहिए कि क्या वो देश की महिलाओं के लिए, पश्चिम बंगाल की महिलाओं के लिए और संविधान के लिए कुछ बोलेंगे या केवल और केवल सिलेक्टिवली आउटरीच करेंगे और सिलेक्टिवली खामोश रह जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो पश्चिम बंगाल में महिला सुरक्षा और कानून व्यवस्था पर कई सवाल जो हैं बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने उठाए हैं। बीजेपी की प्रेस वार्ता का आप सीधा प्रसारण देख रहे थे और अब हम आपको बता दें जो जिस खबर की हम बात कर रहे थे, नीट यूजी पेपर लीक केस में सीबीआई ने रांची स्थित मेडिकल कॉलेज रिम्स की फर्स्ट ईयर की छात्रा सुरभि कुमारी को हिरासत में लिया है। सुरभि को इस सॉल्वर गैंग का सदस्य बताया जा रहा है जिसने लीक हुए प्रश्न पत्र का उत्तर तैयार किया था। सीबीआई की टीम ने कल देर शाम पूछताछ के बाद हिरासत में सुरभि को लिया। एजेंसी ने छात्रा के बारे में रिम्स के स्टूडेंट्स वेलफेयर डीन डॉक्टर शिवप्रिय से भी जानकारी ली है और इस केस में रांची के कुछ और मेडिकोज सीबीआई जांच के दायरे में आ सकते हैं। सीबीआई ने सॉल्वर गैंग से जुड़े पटना एम्स के 4 मेडिकल छात्रों को गुरुवार सुबह गिरफ्तार किया था। इसके बाद गैंग के अन्य सदस्यों के बारे में सुराग मिले। रिम्स की जिस छात्रा को एजेंसी ने हिरासत में लिया है वो रामगढ़ जिले के आरा की रहने वाली है और उसने पिछले साल नीट की परीक्षा में ऑल इंडिया में 56वीं रैंक हासिल की थी। सूत्रों के मुताबिक प्रारंभिक पूछताछ में उसने प्रश्न पत्र को हल करने और इसके एवज में पैसे मिलने की बात स्वीकार भी कर ली है। सीबीआई की अब तक की जांच में इसके पर्याप्त साक्ष्य हाथ लगे हैं कि नीट यूजी का पेपर झारखंड के हजारीबाग से लीक हुआ था। एजेंसी ने हजारीबाग स्थित परीक्षा केंद्रों के लिए भेजे गए प्रश्न पत्र को चुराने के आरोप में एक इंजीनियर पंकज कुमार को पटना से गिरफ्तार किया है।
तो सीबीआई की बड़ी कार्रवाई। और हमारे दो संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस खबर पर। विकास सारथी हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं और सोमेश पटेल हमारे साथ रांची से जुड़े हुए हैं। सोमेश, आपके पास आना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे जो छात्रा सुरभि को हिरासत में लिया गया है और क्या कुछ जानकारी है। हालांकि ये बात स्वीकार कर ली है उन्होंने कि सॉल्व किया था पेपर और उसके बदले उन्हें पैसे भी मिले थे। इस पूरे मामले में सीबीआई की कितनी बड़ी सफलता इसे कहा जा सकता है? ये आपको मैं जरूर बताना चाहूंगा, नीट यूजी मामले में लगातार सीबीआई की टीम लगातार झारखंड के अलग अलग इलाकों में ताबड़तोड़ छापेमारी की कार्रवाई कर रही है। उसी तरह से बिहार में एम्स में जो पढ़ाई कर रहे थे 4 छात्रों को बीती रात गिरफ्तार किया गया और देर रात रांची का जो रिम्स अस्पताल है यहाँ से जो सुरभि कुमारी है इन्हें गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। सुरभि से जो जानकारी मिल रही थी, सीबीआई की टीम लगातार 8 घंटे तक उनसे पूछताछ कर रही थी। पूछताछ करने के बाद क्या अहम उनके पास से सुराग मिले, लगातार जो रिम्स के अस्पताल के प्रबंधक थे उन्होंने उनके परिवार के लोगों को जानकारी दी है और इसके बाद उनके परिवार सीबीआई दफ्तर में पहुंचे थे। हालांकि जो सुरभि कुमारी है ये ऑल इंडिया एग्जाम में इनका 56वां रैंक आया हुआ था और रामगढ़ की रहने वाली है। हालांकि ये जो झारखंड में कहीं ना कहीं नीट मामले को लेकर सीबीआई लगातार यहाँ पर ताबड़तोड़ छापेमारी की कार्रवाई करी है। दूसरी तरफ जो हजारीबाग है, हजारीबाग का जो गेस्ट हाउस है उस इलाके में भी सीबीआई की टीम पहुंची और गेस्ट हाउस में जो काम करने वाले लोग हैं उनसे भी सीबीआई की टीम लगातार पूछताछ कर रही है। वाहन चालकों से पूछताछ कर रही है, जो वहां पर गेस्ट हाउस में खाना बनाने वाले कुक थे उनसे भी पूछताछ की। तो कहीं ना कहीं जो सीबीआई की टीम है नीट यूजी मामले में लगातार यहाँ पर कार्रवाई कर रही है। जी बिल्कुल विकास, आपके पास आना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे सीबीआई जिस तरह से लगातार जो इसमें शामिल है लोग उन पर शिकंजा कस रही है। पहले पटना के 4 डॉक्टर, अब रांची तक भी जो है सीबीआई के हाथ पहुंच गए हैं। वहां से एक डॉक्टर की गिरफ्तारी होनी और स्वीकार करना, इस पूरे मामले में ये कितनी बड़ी सफलता कही जाएगी और क्या कुछ इसका इम्पैक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर कल बताया गया था कि सीबीआई ने जो अभी तक इन्वेस्टिगेशन की है उसमें उन्होंने पता लगाया कि 7 ऐसे लोग थे जिन्होंने पेपर सॉल्व किया। 180 सवाल थे जिनको इन 7 लोगों ने अलग अलग बैच बना करके क्वेश्चन सॉल्व किए और वो जो स्टूडेंट्स हैं उनको दिए गए जिनसे पैसे लिए थे इन्होंने। 18 स्टूडेंट्स को आइडेंटिफाई सीबीआई कर चुकी है, लेकिन केंद्र ने कल ये भी बताया कि इन 18 में से केवल एक ही स्टूडेंट मेरिट में जगह बना पाया, बावजूद इसके कि इन्हें पेपर मिल गया था। 17 लोग ये परीक्षा नीट में अपने लिए मेरिट में कोई जगह नहीं बना पाए। अब ये जो पूरी कार्रवाई चल रही है, आप इसमें जो डॉक्टर्स हैं जिन्होंने पहले नीट की परीक्षा पास किया है, जाहिर उन्हीं की मदद ली गई पेपर सॉल्व करने के लिए और उनके खिलाफ कार्रवाई 2 शहरों में अभी चल रही है, जैसा हमारे झारखंड के संवाददाता बता रहे थे। और अभी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को जब कल ये बताया गया केंद्र की ओर से कि जो प्रभावित स्टूडेंट्स की संख्या बहुत कम है और जो गड़बड़ी में शामिल पाए गए हैं उसमें केवल 18 स्टूडेंट्स अभी तक आइडेंटिफाई सीबीआई ने किए हैं, लेकिन सभी स्टूडेंट्स के बीच में ये भरोसा रहे कि व्यापक तौर पर गड़बड़ी नहीं हुई है, इसके लिए कल ही सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को निर्देश दिया है कि वो शनिवार 12 बजे से पहले जितने स्टूडेंट्स इस बार नीट परीक्षा में शामिल हुए थे सबके अंक स्टेट वाइज, सिटी वाइज और जो उनके केंद्र थे सेंटर वाइज उनको पब्लिश करें। हालांकि उनको ये कहा गया है कि छात्रों की आइडेंटिटी को मास्क रखा जाए, यानी उनको गोपनीय रखा जाए, लेकिन नंबर्स रिवील कर दिए जाएं ताकि ये जो मन में किसी के भी शक होगी किसी खास सेंटर पर स्टूडेंट्स को ज्यादा नंबर मिले, किसी खास शहर में ज्यादा नंबर दिए गए स्टूडेंट्स को, इस तरह की जो भी आशंकाएं हैं स्टूडेंट्स के बीच में वो दूर हो सकें। तो उम्मीद यह है कि कल 12 बजे से पहले एनटीए ये सारी जानकारी सार्वजनिक कर देगी और तब सीबीआई जो बात कह रही है उससे लोग और आश्वस्त होंगे कि जो गड़बड़ी है वो केवल चुनिंदा 2 सेंटर्स पर गड़बड़ी की बात अभी तक की गई है जिसका फायदा स्टूडेंट्स उठा पाए, हजारीबाग और पटना। जहां तक गोधरा की बात है तो गोधरा में कोशिश जरूर गड़बड़ी की गई, लेकिन किसी स्टूडेंट्स को अभी तक बेनिफिशियरी सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट को नहीं बताया है। तो ये सारी कार्रवाई कल हम उम्मीद करते हैं कि शनिवार को 12 बजे तक ये सारे नंबर जब सार्वजनिक हो जाएंगे तो आशंका स्टूडेंट्स की और कम होगी। बिल्कुल, ये बेहद अहम कदम है। और सोमेश, आपके पास भी आना चाहेंगे, जिन छात्रा सुरभि की गिरफ्तारी हुई है क्या कुछ जानकारी उनसे और मिल पाई है और इसके साथ ही जो और इसमें बेहद महत्वपूर्ण कड़ी ये इस मामले की जांच में हो सकते हैं? जी, सीबीआई की टीम देर रात रिम्स के अस्पताल में पहुंची थी और सुरभि को करीबन 8 घंटे से पूछताछ करी है। लगातार सुरभि ने कई बातों का खुलासा भी किया था, पैसे की बात का भी उन्होंने जिक्र किया था कि जो पेपर नीट पेपर मामले
मामले में इन्होंने जो अपने सदस्यों के साथ यहाँ पर इनसे कुछ पैसे मिले थे, लेकिन लगातार जो सीबीआई की टीम है ये लगातार पिछले कई घंटों से पूछताछ करी। कुछ देर बाद ये स्पष्ट हो पाएगा कि इसमें और कौन कौन लोग शामिल है। हालांकि जिस तरह से ये खुलासा हुआ है तो कहीं ना कहीं अस्पताल के जो प्रबंधक है उन्होंने उनके परिवार के लोगों को भी सूचना दी थी, और दूसरी तरफ जो सुरभि के परिवार के लोग हैं सीबीआई दफ्तर पे पहुंचे हुए थे और अपनी बातों को रखने के लिए। दूसरी तरफ जो सुरभि है, सुरभि के साथ जो छात्र पढ़ते थे, उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया था कि सुरभि यहाँ पर मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी, जो कई किसी से बात भी नहीं करती थी। हालांकि दूसरी तरफ एक बात और स्पष्ट रूप से हो पाया है कि जो सुरभि के साथ में जो पढ़ने वाले छात्र थे उनसे भी पूछताछ की जाएगी। दूसरा, कुछ डॉक्टरों का भी नाम आ रहा है, सीबीआई की टीम उनसे भी पूछताछ करेगी। तो कहीं ना कहीं कुछ समय में, आने वाले समय में सीबीआई की टीम को एक अहम यहाँ से महत्वपूर्ण दस्तावेज मिल सकते हैं, एक अहम खुलासा भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं कुछ बात ये स्पष्ट हो पाएगा। जी बिल्कुल, अहम सुराग मिलने की उम्मीद है और उसके बाद ही ये जो पूरा रैकेट है इसका पर्दाफाश होगा। बेहद अहम ये हो जाता है इस पूरे मामले में। सोमेश, आपका और विकास आपका बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। आगे बढ़ेंगे। गोंडा के जिलाही रेलवे स्टेशन से पहले चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस गुरुवार को हादसे का शिकार हो गई। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। ट्रेन के 7 डिब्बे पटरी से उतर गए थे, जिनमें से एसी के 2 डिब्बे पलट गए थे। प्रशासन और स्थानीय लोगों ने डिब्बों में फंसे लोगों को बाहर निकाला। घायल यात्रियों को एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल भेजा गया। डिब्बों को ट्रैक से हटाने का काम रात में ही पूरा कर लिया गया था। रेल विभाग अब तेजी से इस रेलवे ट्रैक को सही करके रेल यातायात शुरू करने पर जोर दे रहा है। उम्मीद है कि ये ट्रैक शाम तक रेल यातायात के लिए खोल दिया जाएगा। वहीं रेलवे बोर्ड की अध्यक्ष जया वर्मा सिन्हा ने अस्पताल पहुंचकर घायलों का हालचाल जाना। उधर रेल मंत्रालय ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए हैं। साथ ही मरने वालों के परिवारजनों को 10-10 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायलों को 2.5 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा की है। साथ ही मामूली रूप से घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। पूर्वोत्तर रेलवे के सीपीआरओ पंकज कुमार सिंह ने कहा कि जल्द ही रेस्टोरेशन का काम पूरा हो जाएगा। रेस्टोरेशन का कार्य तेज़ी से चल रहा है और लगभग 800 से ज़्यादा कर्मी वहाँ पे लगे हुए हैं जो लगातार कार्य कर रहे हैं। 4 पोकलेन, 4 जेसीबी, हाइड्रा और ढेर सारी मशीनें वहाँ कार्य कर रही हैं। जो टीआरडी का कार्य होता है उसका कार्य किया जा रहा है। अप लाइन को बहुत जल्द फिट डिक्लेयर करके उस पर नॉर्मल ट्रेनों का संचालन शुरू किया जाएगा। डाउन लाइन के लिए जो स्लीपर्स डैमेज थे, रेल की आवश्यकता थी, वो सारी चीज़ें पहुँचाई गई हैं साइट पे और उसका रेस्टोरेशन बहुत तेज़ी से किया जा रहा है। मिड प्राइम में आगे बढ़ने से पहले ले लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। क्यों प्रधान जी, बड़े चमक रहे हो आजकल? ऐसा कौन सा खजाना हाथ में लगा है? खजाना नहीं, मिशन मिल गया है हम सबकी जीत का। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिशन है तो जीत पक्की। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए राजनीतिक दलों को कॉरपोरेट कंपनियों की ओर से दी गई कथित रिश्वत की SIT जांच की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 22 जुलाई को सुनवाई करेगा। आज वकील प्रशांत भूषण ने चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच से जल्द सुनवाई की मांग की थी। इस पर CJI ने 22 जुलाई को सुनवाई की बात कही। NGO कॉमन कॉज की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए दिए गए चुनावी चंदे में करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है। इस घोटाले की कोर्ट की निगरानी में SIT जांच की जरूरत है। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन को दूसरी बार चुने जाने पर प्रधानमंत्री ने बधाई दी। प्रधानमंत्री ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करके कहा, यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष के रूप में पुनः निर्वाचित होने पर उर्सुला वॉन डेर लेयन को बधाई। वैश्विक भलाई के लिए भारत और यूरोपियन यूनियन रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए हम मिलकर काम करने के लिए तत्पर हैं। और विनय मोहन क्वात्रा को अमेरिका में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। वो जल्द ही अपना कार्यभार ग्रहण कर लेंगे। विनय क्वात्रा अब तक विदेश सचिव की जिम्मेदारी निभा रहे थे। तो अमेरिका में भारतीय राजदूत होंगे
अब तक विदेश सचिव की भूमिका निभा रहे थे विनय मोहन क्वात्रा। असम सरकार द्वारा मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम और नियम 1935 को निरस्त करने के मामले में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि असम के मुख्यमंत्री अपने राज्य के हित के बारे में सोचते हैं तो निश्चित रूप से अपने राज्य के हित में सोचा होगा। असम गवर्नमेंट के मुख्यमंत्री खुद एक अपने राज्य के हित के लिए हर बात सोचते हैं तो निश्चित रूप से अपने राज्य के हित के लिए सोचा होगा। और आपको बता दें, माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में आई खराबी से विश्व भर में विमान चालन सहित कई सेवाओं पर असर पड़ा है। माइक्रोसॉफ्ट की क्लाउड सेवाओं के ठप होने से ये समस्या उत्पन्न हुई है। भारत में भी विमान चालन सेवाएं प्रभावित हैं। इंडिगो, अकासा एयर और स्पाइसजेट एयरलाइंस सहित विभिन्न विमानन कंपनियों को अपने संचालन में भारी कठिनाई आ रही है। दुनिया के कई एयरपोर्ट्स पर वेब चेक इन में समस्या आ रही है। मुंबई, बेंगलुरु, दिल्ली सहित देश के कई एयरपोर्ट्स पर यात्रियों को परेशानी हो रही है। तो लगातार परेशानी हो रही है माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में खराबी आने से, और विशेषकर जो विमान चालन सेवाएं हैं उनमें जो है दिक्कतें आ रही हैं, और इसके क्लाउड सर्विसेज में तकनीकी खामी आने की वजह से लगातार ये दिक्कतें पेश आ रही हैं। भारत में भी अगर हम बात करें एयरपोर्ट्स पर तो यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वेब चेक इन की अगर हम बात करते हैं या इससे संबंधित जो और सेवाएं हैं, वो माइक्रोसॉफ्ट के जो अलग अलग ऐप से जुड़ी सेवाएं हैं उनमें दिक्कतें आ रही हैं। इसकी जांच का काम अभी जारी है, लेकिन फ़िलहाल सर्वर में ख़राबी बरकरार है और कई सेवाएं प्रभावित हैं। विशेष रूप से विमानन सेवाएं जो हैं वो इससे प्रभावित हुई हैं। माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में तकनीकी ख़राबी आने से दुनिया भर में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। विमानन सहित कई सेवाएं इससे बाधित हुई हैं। भारत में भी टिकट बुकिंग से लेकर चेक इन प्रभावित हुआ है। हालांकि इसकी जांच का काम जारी है माइक्रोसॉफ्ट के मुताबिक, लेकिन फ़िलहाल ये दिक्कत बरकरार है। माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में तकनीकी खराबी की वजह से दुनिया भर में हो रही है परेशानी। विमानन सहित कई सेवाएं इससे बाधित हैं। और हमारे संवाददाता अजय मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, क्या कुछ जानकारी लग पा रही है इस बारे में? सर्वर की जो आप बता रहे थे कि माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से जो जानकारी मिली थी कि उसमें जो जांच है चल रही है, फिलहाल क्या स्थिति है? देखिए, इन्वेस्टिगेशन अभी भी लगातार जारी है रमा, और स्पष्ट तौर पर अगर इसके इम्पैक्ट की बात करें तो दुनिया भर में जो लोग भी माइक्रोसॉफ्ट 365 ऐप का इस्तेमाल करते हैं उन सभी को ऐप को खोलने में ही दिक्कत आ रही है। और इस ऐप पर आधारित जितनी सर्विसेज हैं, ख़ासतौर पर जो विमानन सर्विसेज हैं पूरी दुनिया में प्रभावित हुई हैं। भारत में भी इंडिगो, आकासा और स्पाइसजेट ने अपने सर्वर में खराबी की जो शिकायतें हैं वो अपने यूज़र्स को दी हैं और उनको समय पर एयरपोर्ट पर आने को कहा है। स्पष्ट तौर पर अगर हम देखें तो न केवल एयरलाइंस बल्कि माइक्रोसॉफ्ट 365 ऐप का या सर्वर का इस्तेमाल अलग अलग जो इंडस्ट्रीज़ में होता है उसमें भी इसका असर दिखाई देने को मिल रहा है। ऑस्ट्रेलिया में पेमेंट सर्विसेज, बैंकिंग सर्विसेज प्रभावित हुई हैं और वहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ये जो दिक्कत है और भी गहरा सकती है। मीडिया सर्विसेज कुछ प्रभावित हुई हैं। कई सारे रेडियो स्टेशंस, ऐसा बताया जा रहा है, गार्डियन की एक खबर है जिसके मुताबिक कई सारे रेडियो स्टेशंस को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और वो बंद हो चुके हैं। ABC न्यूज़ पर भी इसका असर पड़ा है और न्यूज़ चैनल्स भी जो माइक्रोसॉफ्ट 365 के सर्वर पर काम करते थे उनको भी कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। डेथ ऑफ ब्लू के तौर पर मीडिया, सोशल मीडिया में ये जो अभी नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा है पूरी दुनिया में, क्योंकि पूरी दुनिया में हम आप जैसे जो पर्सनल यूजर्स हैं वो भी इस ग्लोबल आउटेज का सामना कर रहे हैं। और सिस्टमिक तौर पर तो ये परेशानी जो बैंकिंग इंडस्ट्री है, मीडिया इंडस्ट्री है और एयरलाइन इंडस्ट्री है, स्पष्ट तौर पर इस वक्त महसूस कर रही है। माइक्रोसॉफ्ट ये कह रहा है कि हम इस वक्त इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि किस वजह से ये ऐप पर असर पड़ा और जो ये ट्रैफिक है जहाँ पर इम्पैक्ट आया है उस ट्रैफिक को हम डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं दूसरे सर्वर्स पर, लेकिन अभी तक ये सॉल्व नहीं हो पाया है। कब तक हो पाएगा इसकी भी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है। लेकिन 365 माइक्रोसॉफ्ट जो कि स्टेटस है उसने अपने एक्स पोस्ट में कहा है कि जो कंपनी है इसको सबसे ज़्यादा गंभीरता पर ले रही है
और सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी के तौर पर लेती है। माइक्रोसॉफ्ट आपको पता है कि दुनिया की टॉप वैल्यूड कंपनी मानी जाती है और साख के लिहाज से बहुत सारी जो सेवाएं हैं, आईटी सर्विसेज से रिलेटेड सेवाएं हैं, उसके सर्वर पर काफ़ी कुछ डिपेंड करती है। तो आज ये कुछ अपडेट्स की वजह से दिक्कत आनी शुरू हुई है और पूरी दुनिया में जब लगातार यूजर्स ने एक्स प्लेटफॉर्म पर इस तरह की आउटेज शुरू की, ये पूछते हुए दूसरे लोगों से कि मेरा लैपटॉप नहीं खुल रहा है और बार बार रीस्टार्ट हो रहा है, ब्लू स्क्रीन आ जाती है जिसमें ये कहता है कि एरर को डिकोड करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में सभी जो यूज़र्स हैं रमा, उनको ये हिदायत दी गई है कि अपने से लैपटॉप को या फिर अपने कंप्यूटर को ठीक करने का प्रयास न करें, अपने मोबाइल फ़ोन को ठीक करने का प्रयास न करें अगर आप 365 ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं तो। ऐसे में आप केवल जो थ्रेड्स हैं माइक्रोसॉफ्ट 365 स्टेटस की, आप उसको फॉलो करें और माइक्रोसॉफ्ट अपने तरीके से जो इंटरनल सर्वर है या जो तकनीकी दिक्कतें हैं उनको दुरुस्त करने की कोशिश कर रहा है। और सभी जो ग्राहक हैं उनसे या फिर जो यूज़ करने वाले हैं आम जनता है, उससे सिर्फ यही अपील की जा रही है कि आप अपने तरीके से इसको किसी भी तरह का सॉल्व करने की कोशिश न करें। जैसा कि आप जानते हैं कि जो थोड़ा बहुत आईटी में दखल रखते हैं या उसकी समझ रखते हैं, वो अपने से इस लैपटॉप को, अपने लैपटॉप को या फिर अपने टैबलेट को फिर से कोशिश करने लगते हैं दुरुस्त करने की, उनको लगता है कि उनका लैपटॉप ही ख़राब हो गया है। बिल्कुल अजय, जिस तरह से आपने बताया है कि अभी ये जो इन्वेस्टिगेशन है चल रही है और कितना समय लगेगा इसका भी कोई खुलासा नहीं किया गया है, तो ये समस्या लंबी हो सकती है। ऐसे में बेहद परेशानी उन लोगों के लिए भी हो जाएगी जिनका पेमेंट संबंधी है या फिर मीडिया। और थोड़ी देर पहले जो हमारे पूर्व MOS रह चुके हैं IT में आर चंद्रशेखर साहब, उनका भी बयान आया है स्पष्ट तौर पर। वो ये कह रहे हैं कि इसमें डिज़ाइन की कुछ समस्या है, क्या इस पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है और इस तरह की दिक्कतें भारत में ना आए या फिर अदर इकॉनमीज में ना आए जिसमें बहुत ज़्यादा आपको डिपेंडेंट रहना पड़ता है सिर्फ एक सर्वर पर, कि आपके पास बैकअप है उसका, या फिर साइबर सिक्योरिटी को लेकर के भी कुछ अगर दिक्कतें आती हैं तो आप उसको कैसे डील कर सकते हैं। ये स्पष्ट तौर पर सभी के लिए इस वक्त मंथन का विषय बन चुका है। लेकिन ग्लोबल स्तर पर, वैश्विक स्तर पर इसको लेकर के जो बहस और मुबाहिस हैं, इसका सिलसिला शुरू हो चुका है। और ये फ्राइडे को जो ब्लू स्क्रीन, द डेथ ऑफ ब्लू स्क्रीन को लेकर के बहुत सारे जो मीम्स हैं इस वक्त सोशल मीडिया पे पोस्ट किए जा रहे हैं और एक्स पर सबसे ज़्यादा इसको लेकर के जो हिलेरियस मीम्स हैं वो आ रहे हैं। लेकिन खराबी कंप्यूटर में, लैपटॉप में जो दिखाई दे रही है वो अभी भी जारी है और माइक्रोसॉफ्ट अभी भी ये कह रहा है कि सर्वर में जो खराबी है उसकी वजह से काम प्रभावित हुआ है। हालांकि उसको अल्टरनेट रूट पर डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल अजय, आपसे ये भी पूछना चाहेंगे कि जिस तरह से एयरपोर्ट्स पर दिक्कतें आ रही हैं इसे लेकर और दुनिया भर के विमान चालन सेवाएं जो हैं वो कहीं ना कहीं बाधित इससे हो रही हैं, क्या कुछ अगर हम बैकअप की बात करते हैं या क्या कुछ अन्य व्यवस्था होती है अगर किसी भी तरह की ये तकनीकी खराबी आ जाए तो? देखिए, इसमें जो इंस्टीट्यूशंस हैं जो भी सर्वर पर डिपेंड करते हैं उनके लिए तो सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है कि वो अपने बैकअप का इस्तेमाल करें और वापस अगर कुछ IT रिलेटेड सर्विसेज जो कि मैनुअली की जा सकती हैं वहाँ पर जाएं। मिसाल के तौर पर अगर बैंकिंग सिस्टम में आपको पेमेंट के फेलोर्स दिखाई देती हैं, जैसे कि खबरें आ रही हैं ऑस्ट्रेलिया के, तो हो सकता है ऑस्ट्रेलिया के जो सर्वर्स हैं वो जो बैंकिंग सर्वर्स है, पेमेंट सर्वर्स हैं, वो माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर डिपेंड करते हों। लेकिन केवल ऐसी सर्विसेज केवल माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर पर हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। इसलिए जहाँ पर भी आपको अल्टरनेट सर्वर्स हैं, हो सकता है उनको अल्टरनेट सर्वर पर अमूमन ऐसा होता है कि आप बैकअप के लिए सर्वर दूसरा या तीसरे सर्वर का इस्तेमाल किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में करते हैं। तो इंस्टीट्यूशन के तौर पर आप उस बैकअप पर जा सकते हैं या फिर आप अपने मैनुअल फंक्शनिंग को शिफ्ट कर सकते हैं जिसमें थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन पर्सनल लेवल पे, पर्सनल यूज़र के तौर पर आपके पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है। आप सिर्फ वेट कर सकते हैं। जो माइक्रोसॉफ्ट अपने सिस्टम्स में इस वक्त इन्वेस्टिगेशन कर रहा है और अगर उसमें कुछ सर्वर माइक्रोसॉफ्ट ही अपने तरफ से उसको ठीक करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये माइक्रोसॉफ्ट ये लगातार कह रहा है कि इसकी जांच जारी है और भारत सरकार ने भी इसका संज्ञान लिया है। ये भी खबर आ रही है, IT मंत्रालय ने अब माइक्रोसॉफ्ट से संपर्क किया है और टेक्निकल फॉल्ट को लेकर के माइक्रोसॉफ्ट से जो भारत सरकार है वो भी संपर्क कर रही है कि ये इसमें जो परेशानी है, ऐप्स के में जो परेशानी आ रही है वो कब तक जारी रह सकती है या फिर इसका लाइकली इम्पैक्ट क्या हो सकता है। तो ये एक अभी उभरती हुई खबर जो ब्रेकिंग न्यूज़ है वो इस वक्त हमारे पास आ रही है कि भारत सरकार ने अब माइक्रोसॉफ्ट के साथ भी संपर्क स्थापित करने का प्रयास किया है। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज़ डाउन है और
इसको लेकर के जो ग्लोबल आउटेज है वो लगातार जारी है। बिल्कुल, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से भारत सरकार ने संपर्क किया है विश्व के जो अन्य देश हैं वहाँ पर भी, जहाँ पर पेमेंट संबंधी आपने बात बताई दिक्कत आ रही है या अन्य जो है बेहद ज़रूरी जो कामकाज है इसकी वजह से बाधित हो गया है, किस तरह की बात वहाँ पर भी की जा रही है? कितनी बड़ी जिम्मेदारी माइक्रोसॉफ्ट की बनती है? माइक्रोसॉफ्ट इसकी पूरी जिम्मेदारी पहले ही ले चुका है और ये स्पष्ट तौर पर ये कह रहा है कि वो अपने सिस्टम्स को लगातार कोशिश कर रहा है इन्वेस्टिगेट करने की। माइक्रोसॉफ्ट ने अपने जो आधिकारिक बयान है उसने कहा कि जो क्लाउड सर्विसेज हैं सेंट्रल यूएस रीजन में वो डिस्टर्ब हुई हैं और पूरी दुनिया में इसके वजह से सर्विसेज डिस्टर्ब हुई हैं। जितनी एयरलाइंस प्रभावित हुई हैं उसमें जो फ्लाइट ऑपरेशंस इंक्लूडिंग दिल्ली एंड मुंबई वो भी प्रभावित हुई। आकाशा एयरलाइन जैसा कि हम कह रहे थे कि प्रभावित हुई हैं। इंडिगो एयरलाइन की तरफ से ये माइक्रोसॉफ्ट सिस्टम आउटेज को लेकर के ये स्पष्ट तौर पर बयान दिया गया है कि इस बुकिंग में चेक इन में एक्सेस करने में बोर्डिंग पासेस को और कुछ फ्लाइट्स पे भी डिलेड हो सकती हैं। सबसे पहले यूएस की फ्रंटियर एयरलाइंस ग्रुप को इसका असर दिखाई पड़ा था और फ्लाइट्स को 2 घंटे तक ग्राउंडेड रहना पड़ा था अमेरिका में। तो ये जो लगातार सर्विसेज है माइक्रोसॉफ्ट आउटेज से जुड़ी हुई उस पर जो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हैं वो भी लगातार अपने एक्सपर्ट्स दे रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि इसका ग्लोबल इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा हो सकता है, लेकिन इस पर कोई भी कंक्लूजन ड्रॉ करना अभी इतना जल्दबाजी होगी। इसलिए बहुत सारे जो साइबर एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं कि जो क्राउड स्ट्राइक द्वारा सिक्योरिटी सर्विसेज दी जा रही थी माइक्रोसॉफ्ट को, ये एक तरह का साइबर सिक्योरिटी सर्विसेज क्राउड स्ट्राइक एक कंपनी है जो कि माइक्रोसॉफ्ट को देती है। क्राउड स्ट्राइक अपनी तरफ से साइबर सिक्योरिटी नॉर्म्स में कुछ अपडेट कर रहा था जिसकी वजह से माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर प्रभावित हुआ है। तो क्राउड स्ट्राइक का भी ये कहना है कि वो अपने अपडेशन में लगातार कोशिश कर रहा है कि रेक्टिफाई करने की और उन वजहों का पता लगाने की कि ऐसा क्यों हो रहा है। और माइक्रोसॉफ्ट ये देखने की कोशिश कर रहा है कि जो साइबर सिक्योरिटी क्राउड स्ट्राइक द्वारा दी जा रही है उसका रिलेटेड ऐप्स पर कम से कम असर पड़े और इसको किसी अल्टरनेट सर्वर के तौर पर डाइवर्ट किया जा सके। माइक्रोसॉफ्ट और क्राउड स्ट्राइक दोनों ही जो एजेंसीज़ हैं, क्राउड स्ट्राइक जो कि साइबर सिक्योरिटी प्रदान करता है माइक्रोसॉफ्ट को, और माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन स्वयं कंपनी के तौर पर इसकी जिम्मेदारी ले चुके हैं और दोनों ही इस बात का इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। सिंगापुर के चांगी एयरपोर्ट जो कि सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट बताया जा रहा है उसमें सारे काम मैनुअली चल रहे हैं और ग्लोबल आउटेज जो कि आईटी सिस्टम्स में प्रभावित हुए हैं चांगी एयरपोर्ट ने कहा है कि स्टाफ सभी को असिस्टेंस प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर मैनुअल काम चल रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितनी बड़ी समस्या है और ख़ास तौर पर सबसे ज़्यादा जो इंडस्ट्री इम्पैक्ट हुई है वो एयरलाइन इंडस्ट्री हुई है। पूरी दुनिया में एयरलाइन इंडस्ट्री इम्पैक्ट हुई है। अमेरिका में अगर हम बात करें तो एयरलाइन, बैंकिंग और थोड़ा सा मीडिया इंडस्ट्री इम्पैक्ट हुई है। ऑस्ट्रेलिया में पेमेंट गेटवेज पर थोड़ा सा असर पड़ा है, सभी तो नहीं लेकिन कुछ जगहों पर पेमेंट से दिक्कतें जो जुड़ी हुई जो दिक्कतें हैं वो लगातार आ रही हैं। लंदन में रेलवे सर्विसेज पर भी इसका इम्पैक्ट पड़ा है, ऐसी भी खबरें आ रही हैं। बिल्कुल, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, हालांकि आप बता रहे हैं कि जांच कार्य लगातार जारी है, लेकिन इस खराबी की क्या क्या वजह हो सकती हैं, किस तरह के अनुमान लगाए जा रहे हैं? तो अनुमान सिर्फ यही है कि जो साइबर सिक्योरिटी क्राउड स्ट्राइक द्वारा दिया जा रहा था उसमें अपडेट की वजह से, और खबर ये भी आ रही है कि न्यूजीलैंड में भी कुछ बैंक्स ऑफलाइन हो गए हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के बाद अब न्यूजीलैंड दूसरा देश है जहां पर बैंकिंग जो सर्विसेज है वो प्रभावित हुई हैं। और भारत की अगर हम बात करें तो अभी केवल एयरलाइंस पर ही इसका असर पड़ा है, चेक इन पे असर पड़ा है। आप बोर्डिंग पास अपना एक्सेस करना चाहते हैं ऑनलाइन तो उसमें दिक्कत हो रही है, क्योंकि जो सर्वर्स हैं इंडिगो के, इसके आकाशा एयर के और स्पाइस जेट के, वो माइक्रोसॉफ्ट 365 ऐप पर काम कर रहे हैं। और इसलिए इन तीनों ही एयरलाइंस ने आधिकारिक तौर पर ये बयान जारी किया है कि इस वक्त जो ऑनलाइन चेकिंग सिस्टम है, बोर्डिंग सिस्टम है, उसमें तकनीकी आ रही है और मैनुअल चेक इन और मैनुअल बोर्डेड पासेस एयरपोर्ट पर इस वक्त इशू किए जा रहे हैं। और अलास्का में अगर हम बात करें तो वो कह रहे हैं कि जो 911 और नॉन एमरजेंसी कॉल सेंटर्स जो हैं वो भी काम नहीं कर रहे हैं। तो आप ये समझिए कि पूरी दुनिया में, ख़ास तौर पर अमेरिका में, सेंट्रल अमेरिका में जो टेक्नोलॉजी रिलेटेड आउटेज हुआ है उसकी वजह से 911 जो कि वहाँ का इमरजेंसी नंबर होता है और नॉन इमरजेंसी कॉल सेंटर्स भी प्रभावित हुई हैं और वो स्टेट ऑफ अलास्का यानी अलास्का के राज्य में वो काम नहीं कर रही हैं। तो अगर वो कह रहे हैं कि अगर आप
इमरजेंसी सर्विसेज का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको डायरेक्टली आपको अथॉरिटीज़ को उनके लैंडलाइन पे या फिर उनके मोबाइल नंबर पे फ़ोन करना होगा। आप ये समझिए कि ये साइबर सिक्योरिटी का मसला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल अजय, आप बने रहे हमारे साथ। अजय, हम देख लेते हैं पूर्व संचार मंत्री राजीव चंद्रशेखर का इस बारे में क्या कुछ कहना है। It is certainly something that is of great concern because number one, Microsoft 365 and the Microsoft suite is used by millions of Indians, small businesses, big businesses, individual users, hospitals, and therefore any outage on this platform, it disrupts the business and 24/7 operations of many companies, and like I said, many individuals and small businesses. So I hope Microsoft works on this and restores the service very quickly. It is obviously something that I have never seen before in my life, such an unprecedented global outage, and the horror stories of how airlines and hospitals and users are all impacted points to the need in the days coming of a conversation about the resilience of these platforms, of the fail-proofness of these platforms, and what type of backup systems that they are going to build to make sure this never happens again. But this is certainly a very disruptive and a disturbing event in what we are seeing today around Microsoft. और हमारे साथ हमारे संवाददाता अजय मिश्रा जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। ए गुरुराज, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑप्टिमस इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। गुरुराज जी, आपके पास आना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे कितना बड़ा संकट आप इसे देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट पर, जिस तरह से विमानन सेवाएं बंद हो गई हैं, कई क्षेत्रों में पेमेंट गेटवे बंद हो गए हैं और कई देशों में जो हॉस्पिटल सेवाएँ हैं उन पर भी असर पड़ा है। कितने बड़े संकट का इस वक्त सामना करना पड़ रहा है? मैडम, ये बहुत बड़ी संकट है और पता है हर बिजनेस में कभी ये प्लानिंग होती है कि अगर कुछ संकट आए तो कैसे, किस टाइप की संकट आ सकती है और उसको कैसे उलझाया जाए। हम उसको मतलब रिस्क मैनेजमेंट कहते हैं। तो मुझे बहुत मतलब ताज्जुब होता है कि माइक्रोसॉफ्ट जैसे कंपनीज में जो हर तरह की प्लानिंग, बैकअप प्लान रहता है, बैकअप 1, बैकअप 2, बैकअप 3, बहुत से प्लान होते हैं, वो सब मतलब फेल हो गए हैं और इतना बड़ा संकट पैदा हो गया है। और स्पेशली जो एयरलाइन इंडस्ट्री के लिए वहाँ तो सेफ्टी का इशू है, जो हॉस्पिटल्स में है उधर मरीजों का बहुत उनकी लाइफ रिस्क पे है। तो ये बहुत बड़ा संकट है जो, और जैसे मैंने कहा, मुझे मतलब ताज्जुब होता है कि माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज के साथ ऐसे हो भी सकता है। बिल्कुल, राजीव चंद्रशेखर जी को हमने सुना और उन्होंने कहा कि पहली बार उन्होंने अपने जीवन में जो इस तरह की बात देखी है और जिस तरह से बैकअप संकट की आप भी बात बता रहे हैं कि होना चाहिए, क्योंकि एक जो आधार है जिसके ऊपर तमाम सिस्टम निर्भर हैं, तमाम कनेक्टेड ऐप हैं, जिसके क्लाउड में जो है दिक्कत आने की बात कही जा रही है। एक तरह से पूरी दुनिया का अगर ये ज़्यादा देर तक कायम रहता है तो बड़ा कारोबार जो है वो ठप होने की भी संभावना इसमें दिखाई देती है। कितनी बड़ी जिम्मेदारी इसमें बन जाती है गुरुराज जी? मैडम, ये एक तो बिजनेस रिस्क ही नहीं मगर ये मतलब लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन है। जो एयरक्राफ्ट्स जो घूम रहे हैं मतलब इन द एयर, जो 30,000, 40,000, 20,000 फीट में चालू हैं, वो कहाँ कैसे नेविगेट होंगे, वो उनको कैसे मतलब पहुंचाया जाए डेस्टिनेशन पे, ये तो बहुत बड़ा रिस्क है। और जैसे मैंने कहा मेडिकल इश्यूज पे जहाँ पेशेंट्स, मरीज आईसीयू में है, तो ये मतलब इसका मतलब इवन अनुमान लगाना कि ये कितना बड़ा संकट हो सकता है। ऐसे तो जैसे सर ने कहा कि राजीव चंद्रशेखर जी ने कहा, मैं भी इंडस्ट्री में मैडम 30 साल से रह चुका हूँ और ऐसी परिस्थिति तो मैंने कभी नहीं देखा है। और मुझे जैसे मैंने कहा कि मैं शॉक्ड हूँ कि ऐसा हो भी सकता है और इसके कारण लोगों को के कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा कि क्या हम एक प्लेन में चढ़ गए तो अगर कुछ गड़बड़ हो गया तो क्या हो जाएगा, एक कॉन्फिडेंस उतर जाएगा लोगों को। ऐसे में जो विभिन्न उद्योग हैं, जो डिफरेंट कंपनीज हैं, उनके सामने क्या कुछ ऑप्शन आप देखते हैं, किस तरह के विकल्प आप देखते हैं या किस तरह के समाधान भी फौरी तौर पर जो हैं वो सुझाए जा सकते हैं? मैडम, ये मेरा सोच है कि अब इस इंसिडेंट के बाद
हमें जो है रिस्क मिटिगेशन हम कहते हैं इंडस्ट्री में, मैं भी 3-4 मल्टीनेशनल कंपनीज का एमडी रहा हूँ और हम हर चीज़ के लिए, और इंक्लूडिंग आईफोन मैन्युफैक्चरिंग जो फैक्ट्री था उसका भी मैं एमडी रहा हूँ, और इसमें रिस्क मिटिगेशन कहते हैं। और हमने कभी रिस्क मिटिगेशन में ये डाला नहीं था कि ऐसे फेलियर हो सकता है। अभी हमें ये इंक्लूड करना पड़ेगा प्लानिंग स्टेज पे कि अगर ऐसे फेलियर हुआ तो हम ऐसे कैसे सुलझाएंगे। हमें अब इंटरनली इन द कंपनी कुछ बैकअप सिस्टम्स बनाने होंगे, कैसे बनाएंगे वो तो समय ही बताएगा, मगर कंपनियों को अपने इंटरनल बैकअप सिस्टम्स बनाने होंगे। बिल्कुल, ये जो है बैकअप सिस्टम बनाने की बहुत ज़रूरत है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जिस तरह की ये सिचुएशन आ गई है, अब इससे किस तरह से निपटा जाए। अजय, बहुत संक्षेप में आपसे जानना चाहेंगे, लाइफ थ्रेटनिंग इसे कहा जा रहा है, कितना बड़ा नुकसान इससे देखा जा रहा है और कितना ज़रूरी जो ये बैकअप सिस्टम्स होते हैं वो अब दिखाई देने लगे हैं। होती जा रही है और ये खबर का जो इम्पैक्ट है वो और भी गहराता जा रहा है। अभी आप एयरलाइंस की बात करें हमारे एक्सपर्ट्स के साथ में, अभी यूके का जो स्काई न्यूज़ है वो करंटली ऑफ एयर हो चुका है। तो आप समझिए कि एक तरह से जो अगर मीडिया सर्विसेज प्रभावित होती हैं और माइक्रोसॉफ्ट टेक्निकल आउटेज की वजह से अगर यूके का स्काई न्यूज़ ऑफ एयर हो जाता है, बहुत सारे यूएस में रेडियो स्टेशंस काम करना बंद कर देते हैं, कम्युनिकेशन नहीं होता है। तो आज के ज़माने में कम्युनिकेशन में अगर आप नहीं रहे, आप अगर बात न कर पाएँ और सिर्फ अपने लैपटॉप के ऊपर एक ब्लू स्क्रीन आपको नज़र आए और जिससे आप कई सारे काम, शायद बहुत सारे लोगों का जीवन उस पर निर्भर करता है, तो ये एक छोटी बात नहीं है। जिस तरह से राजीव चंद्रशेखर साहब ने भी कहा कि इस पर हमें ध्यान देना होगा और हमें माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से इतनी बड़ी बिल्कुल इस पर ध्यान देने की जरूरत है और एक बड़ा संकट है। अजय, नजर बनाए रखिए। और अजय, आपका और गुरुराज जी आपका बहुत शुक्रिया हमारे इस कार्यक्रम में शामिल होने का और इतनी अहम जानकारी साझा करने के लिए। इसके साथ ही मिड डे प्राइम में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। अब आया असली स्वाद।